हेलो फ्रेंड्स। क्लाउड कंप्यूटिंग की जर्नी में अज्योर प्लेटफॉर्म पर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं अज्योर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल सर्विस जिसे स्टोरेज सर्विस कहा जाता है। तो दोस्तों, हर तरह के क्लाउड प्लेटफॉर्म में आपको जो है स्टोरेज सर्विस मिलेगा और वो सभी स्टोरेज सर्विस में आप जो है अलग अलग तरह का डेटा जो है वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं लॉगिन करता हूँ पोर्टल पे, अज्योर पोर्टल पे। तो चूँकि आप अगर पहले से लॉगिन किए हुए होंगे तो आपको बार बार क्रेडेंशियल्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली आपको जो है वो अज्योर पोर्टल पे लॉगिन कर देगा। और दोस्तों, देखेंगे आपकी ये हम अज्योर पोर्टल पे लॉगिन कर चुके हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट आईडी हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और ये जो सब्सक्रिप्शन है ये पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन है। मींस हम जितना इसकी सर्विसेज को यूज़ करेंगे उतना हमें इसके लिए पेमेंट करना होगा। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे जो स्टोरेज सर्विस है उसके बारे में, स्टोरेज अकाउंट के बारे में। तो उसके लिए ऑप्शंस होता है, आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, जो मेन लैंडिंग पेज आता है अज्योर का क्विक स्टार्ट, वहाँ पे सर्च बार में जाके आप लिखेंगे स्टोरेज अकाउंट्स। तो दोस्तों, स्टोरेज अकाउंट जो है यहाँ पर हम जा रहे हैं और चूंकि एक ऑलरेडी मेरे पास एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएटेड है, बना हुआ है, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपके पास कोई भी स्टोरेज अकाउंट नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, एक नया स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो पूरा हम इसको एंड टू एंड प्रैक्टिकल करके देखेंगे और सारी बातों को समझेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टोरेज अकाउंट में सबसे पहले आपसे पूछ रहा है सब्सक्रिप्शन। तो जो भी आपका सब्सक्रिप्शन है, एक्टिव सब्सक्रिप्शन, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी सब्सक्रिप्शन होंगे तो आप उनको भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे पे एज यू गो करके एक सब्सक्रिप्शन है और एक ओसोप अज्योर वन। तो ऐसे दो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मुझे दिखा रहा है अभी ये। तो जो भी आप जिसे भी यूज़ करना चाहें वो सब्सक्रिप्शन को आप यूज़ करें। सब्सक्रिप्शन के अंडर में आप देखेंगे रिसोर्स ग्रुप। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रिसोर्स ग्रुप का। यानी हम जितने भी रिसोर्सेस अज्योर में क्रिएट करते हैं वो सभी रिसोर्सेस को हम किसी न किसी ग्रुप में रखते हैं। तो रिसोर्स ग्रुप से जो है हम उन रिसोर्सेस का कैटेगराइजेशन कर पाते हैं। हमें ये पता होता है कि पर्टिकुलर, मान लो स्टोरेज से रिलेटेड कोई ग्रुप है तो वहाँ पे सारे स्टोरेज अकाउंट आ सकते हैं। या फिर हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप्स बनाते हैं। सपोज़ हमारे कंपनी में, हमारी टीम के अंदर लाइक अगर दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं या तीन अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं तो हम उनके लिए अलग अलग रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं और रिसोर्स ग्रुप हम उन प्रोजेक्ट के नाम से बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस रिसोर्स ग्रुप के फीचर को यूज़ करते हैं। आप यहाँ देखेंगे ड्रॉप डाउन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप कोई नया क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू। तो हम लोग एक नया रिसोर्स क्रिएट करते हैं, रिसोर्स ग्रुप। तो इसका नाम मैं आपको रखता हूँ अज्योर टेस्टिंग। इस नाम से हम एक नया रिसोर्स ग्रुप बना रहे हैं। तो आप देखेंगे एक अज्योर टेस्टिंग के नाम से एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें स्टोरेज अकाउंट का नाम देना होगा। तो यहाँ पर भी हम सेम नाम कोशिश करते हैं, अज्योर स्टोरेज टेस्टिंग। द स्टोरेज अकाउंट नेम इज़ ऑलरेडी टेकन। तो दोस्तों ये हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि जो स्टोरेज अकाउंट का नेम होगा वो यूनिक होना चाहिए। जितने भी अज्योर को यूज़ करने वाले कस्टमर्स हैं उनके पास जितने भी स्टोरेज अकाउंट्स होंगे, सभी सभी के पास वो सभी के जो आइडेंटिटी होगी, उनका नाम होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हमें ये नाम नहीं ले पा रहे हैं तो कुछ और नाम रख देते हैं, अज्योर स्टोरेज मनीष। ये नाम भी अवेलेबल है। हम लोग ओसोप अज्योर स्टोरेज, है ना, ये नाम हम देते हैं। तो आप देखेंगे ओसोप अज्योर स्टोरेज। यहाँ पर हम कैपिटल में नहीं दे सकते हैं। अगर आप कैपिटल लेटर में देंगे तो ये आपको एरर मैसेज देगा यहाँ पर कि ओनली लोअर केस लेटर्स एंड नंबर्स आर अलाउड। सो नेम मस्ट बी बिटवीन 3 to 24 कैरेक्टर्स, ये एक और उसका कंडीशन है। तो यहाँ पर जो कंडीशन मैच नहीं हो रहा है वो ये है, कैपिटल हमने डाल दिया है। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ।
ओसोप अज्योर स्टोरेज है ना, ये हमारा स्टोरेज अकाउंट का नाम होगा। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे एक और ऑप्शन होता है रीजन। तो रीजन हमें चूज़ करना होगा कि हम किस पर्टिकुलर अज्योर के रीजन में जाकर हम इस रिसोर्स को क्रिएट करेंगे। तो रीजन से मतलब आप देखेंगे जो भी आपका नियरेस्ट रीजन हो, आप जिस कंट्री में हो, जिस वहाँ से जो भी नियरेस्ट आपको अज्योर का रीजन मिलता है, वहाँ पे आपको आपका जो डेटा सेंटर होगा, बेसिकली एक तरह से ये वो होता है कि जहाँ पर आपका सारा जो डेटा होगा वो स्टोर होगा। तो अज्योर रीजन में मैं यहाँ पर चूँकि मैं ये वीडियो इंडिया में हूँ और मैं इंडिया से बना रहा हूँ, तो मैं अपने नियरेस्ट रीजन को यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कई लोग यूएस सेंट्रल या जो भी रीजन उनके नियर होता है, यूरोप के जो कंज्यूमर्स होते हैं वो वहाँ का। तो बेसिकली इससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है रीजन को यूज़ करने का, वो होता है लेटेंसी को लेकर, यानी हमें अपनी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने में कम से कम टाइम लगे। तो लेटेंसी को कम करने के लिए हम नियरेस्ट रीजन में जो है अपने रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सेंट्रल इंडिया सिलेक्ट किया है एशिया पैसिफिक में। अब यहाँ पर जो है प्राइमरी सर्विस जो है, ये ऑप्शन आ रहा है। प्राइमरी सर्विस क्या चाहिए आपको? अज्योर फाइल्स, अज्योर ब्लॉब स्टोरेज और डेटा लेक स्टोरेज जेन 2। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, किस तरह की सर्विस चाहते हैं प्राइमरी? तो हम लोग ब्लॉब स्टोरेज की तरफ जाएंगे। तो ब्लॉब स्टोरेज जो है एक तरह का ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, जो हम लार्ज जो बाइनरी डेटा होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम इमेजेस हैं, वीडियोस हैं या अन्य कोई फाइल्स हैं, उन्हें हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ब्लॉब स्टोरेज और एक और कॉन्सेप्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अज्योर डेटा लेक स्टोरेज जेन 2, जनरेशन 2। तो बेसिकली दोस्तों यहीं से हम ब्लॉब स्टोरेज भी क्रिएट कर सकते हैं इसी क्रिएट स्टोरेज अकाउंट में जाकर, और यहीं से हम जो है एक डेटा लेक क्रिएट कर सकते हैं जो अज्योर डेटा लेक स्टोरेज है। डेटा लेक एक अलग कॉन्सेप्ट है बेसिकली, मैं आपको आगे उसके बारे में भी बताऊंगा, और कैसे हम डेटा लेक क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम जो है ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि आप किस तरह का परफॉर्मेंस आपको चाहिए। तो बेसिकली हम लोग जनरल पर्पस जो होता है V2 अकाउंट, ये यूज़ करते हैं, ये स्टैंडर्ड अकाउंट है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रीमियम भी होता है, रिकमेंडेड फॉर सिनारियो दैट रिक्वायर्ड लो लेटेंसी। अगेन यहाँ पर लेटेंसी की बात हो रही है, तो जो भी आप प्रीमियम अगर आप लेते हैं, परफॉर्मेंस अगर आप प्रीमियम लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो आपको जो भी एक नॉमिनल कॉस्ट होती है, चूँकि ऑलरेडी जो है ब्लॉब स्टोरेज काफ़ी चीप सर्विस है, काफ़ी सस्ता होता है और बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट हमें नहीं पे करना होती है। तो यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड को यूज़ करके आगे बढ़ते हैं। रिडंडेंसी एक और कॉन्सेप्ट होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑप्शन हैं। लोकली रिडंडेंट है, इसके अलावा जो है लोकली रिडंडेंट स्टोरेज होता है, जो लोकल जो है हमारे जो सर्वर है डेटा सेंटर, वहीं पर इसकी रिडंडेंट स्टोर होता है। इसके अलावा जियो रिडंडेंट स्टोरेज है, GRS। एक जोन रिडंडेंट स्टोरेज होता है और जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज। तो ये 4 तरह के हमें यहाँ ऑप्शन मिल रहे हैं, जो बेसिकली जो है कहाँ पे हमें अपना जो है रेप्लिकास कहाँ रखनी है, अपने डेटा की रेप्लिकास। तो यहाँ पर जो है स्टोरेज जो है हमें कैसा चाहिए, लोकली रिडंडेंट। तो अभी फ़िलहाल हम ये चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। कई बार ऐसे यूज़ केसेस हो सकते हैं जहाँ पर आपको लाइक डिजास्टर रिकवरी की बात होती है, जब आप अपने बहुत ज़्यादा बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं जो जहाँ पे बिल्कुल भी आप जो है रिस्क नहीं ले सकते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो अदर जो जियोग्राफिक लोकेशन है वहाँ पर जाके भी स्टोर हो। तो इस तरह के फीचर्स को हम जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हम लोकली रिडंडेंट स्टोरेज को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है रिव्यू एंड क्रिएट। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी हम बेसिक टैब में हैं। इसमें एडवांस है, नेटवर्किंग है, डेटा प्रोटेक्शन है, इंक्रिप्शन है, टैग्स वगैरह हैं,
एंड रिव्यू एंड क्रिएट। तो डायरेक्टली आप रिव्यू एंड क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये हमें यहाँ पर एडवांस वाले फीचर में लाता है। जो एडवांस टैब है उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर हम सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी उस तरह से आप यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आप ये जो देख रहे हैं हायरार्किकल नेम स्पेस, ये ऑप्शन बेसिकली दोस्तों अगर मैं इसे चेक करूँगा, क्लिक करूँगा, तो ये आपका जो स्टोरेज अकाउंट है ये अज्योर डेटा लेक स्टोरेज अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेटा लेक स्टोरेज अकाउंट और ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट में एक यही डिफरेंस है, और आपको बस यही फीचर को देखना है कि इनेबल हायरार्किकल नेम स्पेस। अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो ये आपका जो स्टोरेज अकाउंट है ये कैसा क्रिएट होगा, ब्लॉब स्टोरेज मतलब ऑब्जेक्ट स्टोरेज। और यदि आप इसे जो हायरार्किकल नेम स्पेस है इससे अगर चेक करेंगे तो आपका जो अकाउंट क्रिएट होगा स्टोरेज अकाउंट वो कैसा होगा, वो अज्योर डेटा लेक। तो डेटा लेक के कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अगर आप ADLS को यूज़ करेंगे, और अदरवाइज़ आप जो है नॉर्मल ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको चेक नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैंने आपके सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। और बाकी आप कैसा चाहते हैं इसका ब्लॉब स्टोरेज भी आप चाहते हैं, किस तरह का एक्सेस टियर आपको चाहिए, तो यहाँ पर जो है हमको बाय डिफ़ॉल्ट जो है किस तरह का एक्सेस चाहिए। हॉट एक्सेस चाहिए जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा के लिए होता है कि हम बार बार डेटा को यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हॉट होता है। अदरवाइज़ एक कूल होता है और एक होता है कोल्ड। ये बेसिकली उस तरह के डेटा स्टोर के लिए होता है जो हम बहुत रेयरली यूज़ कर रहे हैं। मान लो सपोज़ हम कोई डेटा सेव करके और बहुत लंबे समय तक उसे रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम जो है इस कोल्ड वाले ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल तो हम जो भी डेटा इसमें स्टोर करेंगे उसको हम एक्सेस करेंगे, देखेंगे, बार बार उसे यूज़ करेंगे, इसलिए हम जो एक्सेस टियर है वो हॉट एक्सेस टियर को चूज़ कर रहे हैं। बाकी जो भी सेटिंग्स हैं यहाँ पर वो सब डिफ़ॉल्ट रहेंगी, मैंने कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया है अभी तक। हॉट भी ऑलरेडी सिलेक्टेड था और मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको हायरार्किकल नेम स्पेस बताया था जो मैंने अगेन अनचेक किया है, क्योंकि आई वांट टू क्रिएट अ ब्लॉब स्टोरेज। ठीक है, आई डोंट वांट टू गो विद दी अज्योर डेटा लेक स्टोरेज। तो यहाँ पर मैं ब्लॉब स्टोरेज के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब आप देखेंगे दोस्तों ये नेटवर्किंग का पार्ट आ जाता है। यहाँ पर मैं अपने इस स्टोरेज अकाउंट को किस तरह से नेटवर्क के ऊपर एक्सेस देना चाहता हूँ। तो अभी आप देखेंगे इनेबल पब्लिक एक्सेस फ्रॉम ऑल नेटवर्क। अभी फ़िलहाल ये सभी पब्लिक एक्सेस के लिए अवेलेबल है, ऑल नेटवर्क से इसे एक्सेस किया जा सकेगा। और अदरवाइज़ जो है मैं अपने यूज़ केसेस के अनुसार जो है ओनली सिलेक्टेड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होते हैं या वर्चुअल नेटवर्क होते हैं, IP एड्रेस होते हैं डिफरेंट, मैं ओनली उनके लिए इसको करना चाहता हूँ। तो देखिए आप जैसे ही मैं इसे चूज़ करूँगा ये मुझे वर्चुअल नेटवर्क और ये अदर ऑप्शन दे देगा कि आप किस IP एड्रेस को आप जो है इसको एक्सेस देना चाहते हैं नेटवर्किंग के प्रोस्पेक्टिव से। तो फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जा रहा हूँ, इनेबल पब्लिक एक्सेस फ्रॉम ऑल नेटवर्क्स। ठीक है, अब मुझे वो सारी जो सेटिंग्स है वो नहीं करना होगी जो इन केस ऑफ पब्लिक एक्सेस फ्रॉम सिलेक्टेड वर्चुअल नेटवर्क एंड IP एड्रेसेस। तो ये वाला मैंने ऑप्शन चूज़ नहीं किया है फ़िलहाल। आपकी कंपनी में, आपके टीम में जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी उस स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करने के लिए उस तरह का आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऑप्शन नेटवर्किंग को भी नेक्स्ट करके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे डेटा प्रोटेक्शन, किस तरह से मैं डेटा प्रोटेक्शन रखना चाहता हूँ इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर। इस तरह की यहाँ पर हम सारी सेटिंग्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर इनेबल सॉफ्ट डिलीट फॉर ब्लॉब, यानी हम जो है जो ब्लॉब्स हैं उनको सॉफ्ट डिलीट कर सकते हैं, और जो डिलीटेड ब्लॉब्स हैं उनको कितने दिन रिटेन कर सकते हैं, 7 डेज़। तो इसका मीनिंग है कि हम उन्हें जो भी ब्लॉब्स हैं उनको हम यहाँ पर सॉफ्ट डिलीट के लिए इनेबल कर रहे हैं, और फॉर कंटेनर्स के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर फाइल शेयर के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं रिकवरी के लिए। तो आप देखेंगे मेन हेडिंग यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन का क्या मीनिंग है कि हम डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये रिकवरी से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर ये ट्रैकिंग से रिलेटेड सेटिंग्स है जिन्हें आप
कर सकते हैं। तो डेटा प्रोटेक्शन के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे इंक्रिप्शन होगा। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये इंक्रिप्शन, आप किस तरह से अपने डेटा को इंक्रिप्शन करना चाहते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल जो है डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट मैनेज्ड की MMK। इसके अलावा ब्लॉब एंड फाइल, तो जो सपोर्ट है वो किसको है, ब्लॉब एंड फाइल्स, इनका दोनों को ही ये जो है इनक्रिप्ट करेगा। तो नेक्स्ट पे जाते हैं, आप देखेंगे आप टैग्स बेसिकली आपको हर सर्विस के साथ मिलेंगे। अलग अलग सर्विसेज है जहाँ पर आप टैग कर सकते हैं उन्हें। आप मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स यहाँ पर डाल सकते हैं और उनके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ डालता हूँ कि किस लिए मैं स्टोरेज अकाउंट बना रहा हूँ। तो सपोज़ मैं फॉर BI पर्पज़ से बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा BI, या पर्पज़ लिखा मैंने, इसका पर्पज़ क्या है। तो कुछ भी आप यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़िलहाल इसको भी ब्लैंक छोड़ते हैं। अब आप देखेंगे फाइनल जो मेरा टैब है वो क्या है। जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो रिव्यू प्लस क्रिएट। रिव्यू करते समय आप देखेंगे कि ये उस पूरे अकाउंट की डिटेल मुझे ला कर देगा कि मैंने क्या क्या यहाँ पर सेटिंग्स की हैं। आप देखेंगे कि मेरा अकाउंट जो है वो सब्सक्रिप्शन ये है, अज्योर टेस्टिंग जो है रिसोर्स ग्रुप है, इसमें सेंट्रल इंडिया मेरा लोकेशन है जहाँ पर मैं इस रिसोर्स को क्रिएट कर रहा हूँ। स्टोरेज अकाउंट नेम जो मैंने अपने अकाउंट का नाम दिया है ओसोप अज्योर स्टोरेज। इसके अलावा आप देखेंगे प्राइमरी सर्विस क्या लिया है मैंने इसमें। तो प्राइमरी सर्विस जो है हमारा अज्योर ब्लॉब स्टोरेज है, या फिर अज्योर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 Gen 2। तो ये यहाँ पर हमने प्राइमरी सर्विस ये वाला चूज़ किया। परफॉर्मेंस हमने स्टैंडर्ड लिया है। इसके अलावा रेप्लिकेशन हमने क्या किया है, लोकली रिडंडेंट स्टोरेज LRS, ये हमने इसका रेप्लिकेशन किया। तो रेप्लिकेशन बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो डिसास्टर रिकवरी का जो एक मैकेनिज़्म है हमारे डेटा के प्रोटेक्शन के लिए, वो हम यहाँ पे डेटा रेप्लिकेट कर देते हैं किसी अदर लोकेशन पर। तो इस तरह से हम रेप्लिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। एडवांस फीचर में जो जो भी इनेबल हायरार्चिकल नेम स्पेस जो है डिसेबल्ड है। मतलब ये डिसेबल्ड होने का मतलब है कि ये जो अकाउंट क्रिएट हो रहा है ये कैसा हो रहा है, ब्लॉब स्टोरेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ये इनेबल्ड होता तो ये क्या हो जाता, उस कंडीशन में ये कहलाता स्टोरेज अकाउंट ADLS, अज्योर डेटा लेक सर्विस स्टोरेज, सॉरी अज्योर डेटा लेक स्टोरेज। तो इस तरह से ADLS बन जाता अगर ये इनेबल्ड होता, लेकिन हमने इसको जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वही रखा है। बाकी फीचर हैं, सिक्योरिटी के फीचर हो गए, नेटवर्किंग के फीचर जो हमने वहाँ पे रखे हैं, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड फीचर्स हैं, तो और फाइनली इंक्रिप्शन से रिलेटेड फीचर्स। तो ये सारे फीचर्स हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिए, सारी सेटिंग क्रिएट कर दी। अब जो है हम यहाँ पर एक क्रिएट बटन को हिट करेंगे जिससे कि ये अकाउंट क्रिएट हो। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर इनिशियलाइज, देन सबमिटिंग एंड देन डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस। अब आप देखेंगे डिप्लॉयमेंट हो रहा है इस स्टोरेज अकाउंट का, और जैसे ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगा बहुत जल्दी ये स्टोरेज अकाउंट हमारे लिए प्रोविजनड हो जाएगा। प्रोविजनड हो जाएगा मीन्स हमारा ये स्टोरेज अकाउंट एक्टिव हो जाएगा जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे नीचे इसकी पूरी स्टेप्स आ रही हैं जिस तरह से डिप्लॉयमेंट चल रहा है अभी। तो ये बता रहा है कि ये ओसोप अज्योर स्टोरेज जो रिसोर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, जिसका टाइप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट डॉट स्टोरेज अकाउंट इसका टाइप है, और इसका स्टेटस जो है ये एक्सेप्टेड कर लिया गया है। और अब आप देखेंगे दोस्तों ये मैसेज आपको आ गया कि योर डिप्लॉयमेंट इज़ कंप्लीट। यहाँ पर भी मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया है डिप्लॉयमेंट सक्सीडेड। तो ये उसकी आईडी है कि रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट हुआ है, अज्योर टेस्टिंग रिसोर्स ग्रुप में। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन मुझे मिल रहा है गो टू रिसोर्स। यहाँ पर भी ऑप्शन मिल रहा है नोटिफिकेशन में गो टू रिसोर्स। तो दोस्तों हम कहीं भी क्लिक करके जा सकते हैं गो टू रिसोर्स। जैसे ही हम गो टू रिसोर्स पे जाएंगे तो इसका मतलब है कि जो स्टोरेज अकाउंट हमने क्रिएट किया उस स्टोरेज अकाउंट को हम अब एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर टॉप में इसका नाम दिखा रहा है ओसोप अज्योर स्टोरेज, है ना। और इस स्टोरेज अकाउंट से रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ है, वो आपको यहाँ दिख रही हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इसका ओवरव्यू है। ओवरव्यू के अंदर ये एक
ओवरव्यू बता रहा है, जहाँ पर इनिशियली ये हमको सारी जानकारी दे रहा है रिसोर्स ग्रुप के बारे में, उसका परफॉर्मेंस कौन सा टीयर हमने चूज़ किया था, लोकेशन हमारी क्या थी, है ना। इस तरह की जितनी भी सेटिंग है, कब ये क्रिएट हुआ, किस समय पे, किस टाइम पर, है ना। तो ये सारी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसकी नीचे अदर प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम यहाँ से इसको, इस अकाउंट को, कि इसमें क्या डेटा स्टोर हो रहा है, किस तरह से, है। कैपेबिलिटीज़ जो हैं, 7 कैपेबिलिटीज़ जो हैं, एडमिन हम यहाँ पर जो है डेटा प्रोटेक्शन कर सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट को की कैपेबिलिटी है, कस्टम डोमेन की कैपेबिलिटी है। तो ये सारी कैपेबिलिटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं, जो हम इनकी जब नीड आएगी, जब हम लोग इनको भी अच्छे से समझेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर जो है इस स्टोरेज अकाउंट को जो है इसके ओवरव्यू में ना जाते हुए, यहाँ पर हम देखते हैं टैग्स वगैरह दिए हुए हैं, एक्टिविटी लॉग है ना। यहाँ पर डायग्नोज एंड सॉल्व प्रॉब्लम है, एक्सेस कंट्रोल है, जो इस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड हम सिक्योरिटी यहाँ से मेंटेन कर पाएंगे एक्सेस कंट्रोल से। डेटा माइग्रेशन है, इवेंट्स है, स्टोरेज ब्राउज़र है। तो ये दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम का फीचर है स्टोरेज ब्राउज़र। तो आप देखेंगे जब हम इस स्टोरेज ब्राउज़र पे जाते हैं, मीन्स वी वांट टू सी द स्टोरेज, एक्चुअल में मैं अपनी फाइल्स को कहाँ रखूँगा, एक्चुअल में मैं अपने डेटा को कहाँ रखूँगा, ये चीज़ यहाँ पर जो है रहती है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्लॉब कंटेनर से जो ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, जिससे मैंने बताया कि आप जो है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको आप यहाँ स्टोर करते हैं ब्लॉब के रूप में। फाइल शेयर करके आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पर हम फाइल शेयर को यूज़ कर सकते हैं। ऐड फाइल शेयर, यहाँ पे हम कोई नई फाइल शेयर को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक क्यूज़ है, जो एक तरह का स्टोरेज का टाइप है क्यूज़। यहाँ पर हम अलग अलग तरह के क्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है टेबल्स, तो ये जो है टेबल स्टोरेज है बेसिकली। यहाँ पे जाकर आप ऐड टेबल करके यहाँ पे एक नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे ब्लॉब कंटेनर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ जा रहा हूँ ब्लॉब कंटेनर के अंदर, और यहाँ पर मुझे एक कंटेनर बनाना होगा जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करें। तो जनरली जो है एक बेटर प्रैक्टिस ये होती है, जब भी हम कोई नया कंटेनर क्रिएट करते हैं तो हम उसके नाम से करते हैं। सपोज़ ये अगर हमारा सोर्स डेटा अगर यहाँ पे कंटेनर में आने वाला है, तो हम इसे नाम दे देते हैं सोर्स कंटेनर। जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर एक कंटेनर क्रिएट हो गया है, सोर्स कंटेनर, ठीक है। इसकी कब लास्ट मॉडिफाइड इसकी डेट आ गई है, इसका एक्सेस एनोनिमस एक्सेस लेवल इसका क्या है, प्राइवेट है। मीन्स मैं इसको बाहर पब्लिकली ये अवेलेबल नहीं होगा जब तक कि मैं उसको परमिशन ना दूं, और जब तक कि मैं यूज़र्स को उसकी परमिशन ना दूं। तो ये सोर्स कंटेनर में मैं जाके यहाँ पर देखता हूँ, तो ये मेरा, आप देखेंगे कि ये जो ब्लॉब कंटेनर है, इसमें मैंने अपना एक सोर्स नाम का एक कंटेनर क्रिएट किया है। और इस सोर्स नाम के कंटेनर के अंदर जो है हम लोग यहाँ जाके जो है ऐड वर्चुअल डायरेक्टरी, यहाँ पे हम वर्चुअल डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी अपना ब्लॉग फाइल अपलोड कर सकता हूँ। ब्राउज करके जाएंगे तो कोई भी एक फ़ाइल जो मैं अपलोड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जो है अपलोड कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक कुछ ट्रांजैक्शन CSV फाइल है, सेल्स अगस्त 24। ये एक फ़ाइल मेरे पास CSV फॉर्मेट में है, जिसे हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ बोलते हैं। तो ये जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल है CSV, इसको मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। जैसे ये फ़ाइल सिलेक्ट होती है, इसको अपलोड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये ब्लॉब जो है मेरा अपलोड हो गया है, जिसका एक्सेस टियर मुझे क्या बता रहा है, हॉट। इट मीन एनी टाइम आई कैन यूज़ दिस फाइल। तो ये फाइल है, इस फाइल को भी मैं यहाँ लोड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है फाइल को लोड करके देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फाइल का पूरा URL आ गया है। जो भी इस फाइल का URL है, आप देखेंगे पूरा एक अज्योर का URL बता रहा है कि ये फाइल कहाँ पर स्टोर्ड है। तो आप देखेंगे HTTPS OSOP Azure स्टोरेज, जो भी इसका लोकेशन है, हमारा नाम आ गया स्टोरेज का पहले, और इस OSOP Azure स्टोरेज के बाद आप देखेंगे blob.core.windows.net। तो ये एक उसका एक सर्वर एड्रेस हो गया, जहाँ से मैं इसकी URL को
अब आप इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और ब्राउज़र विंडो पे जाके अगर आप इस यूआरएल को डालेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों इसने आपको क्या एरर दे दी, पब्लिक एक्सेस नॉट परमिटेबल। ठीक है, ये द एक्सएमएल फाइल डज नॉट अपीयर टू हैव एनी स्टाइल एसोसिएटेड विथ इट। तो यहाँ पर ये जो एरर मैसेज है आप देख रहे हैं कि मैं इस प्राइवेट फाइल को मैं बाहर एक्सेस करने जा रहा हूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिक्योरिटी है इस जो फाइल मैंने स्टोर करी उसकी, कि ये पब्लिकली एक्सेस अवेलेबल नहीं है। ये कब क्रिएट हुई थी, कब मॉडिफाइड हुई, इसका वर्जन वगैरह ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से आपने देखा कि हमने एक फ़ाइल अपना अपलोड किया, जो ब्लॉब फाइल है वो हमने यहाँ अपलोड किया। और यहाँ पर आप वापस ब्लॉब कंटेनर में जाते हैं, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सोर्स कंटेनर है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ऐड कंटेनर बोल के एक और कंटेनर ऐड कर सकता हूँ, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ सपोज ब्राउन्स। ठीक है, जो हमारा मेडेलियन आर्किटेक्चर है उसमें हम एक ब्राउन्स लेयर क्रिएट करते हैं, तो ये ब्राउन्स लेयर एक तरह की हो गई। वैसे सोर्स को ही ब्राउन्स लेयर बोला जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ब्राउन्स नाम से भी एक लेयर अलग से क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आप देखेंगे कि ये कंटेनर जो है बेसिकली ये इस ब्लॉक के अंदर अलग अलग कंटेनर्स है, और मैं इन कंटेनर्स को जो है अलग अलग पर्पज से यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों एक तरह का ये कैटेगराइजेशन है, हम जिस तरह का डेटा, जिस तरह की फ़ाइल हम क्रिएट करना चाहेंगे, अपलोड करना चाहेंगे, उस तरह का हम कंटेनर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोर्स और ब्राउन्स जैसे दो कंटेनर आप देख रहे हैं, एक कंटेनर में फ़ाइल है, दूसरे में नहीं है। तो ये स्टोरेज के बारे में मैंने आपको बेसिक बताया कि ब्लॉक कंटेनर्स क्या होंगे, कैसे क्रिएट होंगे, कैसे हम स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम उसमें फ़ाइल अपलोड करेंगे। आप देखेंगे यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तब भी ये आपको वही दिखाएगा जो फाइल्स यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इस तरह से आप जो है ब्लॉक कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं। सोर्स कंटेनर में जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये फ़ाइल दिखा रहा है। इस फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे वो ऑप्शन दिखेंगे, व्यू वर्जन, व्यू स्नैपशॉट। ठीक है, आप व्यू स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे तो ये उस फाइल का कोई स्नैपशॉट अगर क्रिएट होगा तो वो बताएगा, अदरवाइज़ वो नहीं बताएगा। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर व्यू और एडिट का ऑप्शन है। तो ये व्यू का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो आपकी फ़ाइल है, CSV फाइल जो अपलोड हुई है उसका व्यू आप कर सकते हैं उसको। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये पूरा फाइल में सारा डेटा है जो कॉमा सेपरेटेड है, CSV फाइल है चूँकि है, तो ये आपको पूरा डेटा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। जब आप प्रीव्यू करेंगे तो ये टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म में भी आपको ये दिखाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो भी ब्लॉब है, जो भी फाइल्स हैं, आप यहाँ पे एक्सेल फाइल है, CSV फाइल है। जनरली बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। तो एक तरह का ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है जो कि हमारे पास फाइल फॉर्मेट में है, लेकिन ये इसके अंदर जो फॉर्मेट है वो कैसा है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर ब्लॉक कंटेनर के अंदर दो अलग अलग कंटेनर क्रिएट किए, और उसके अलावा हमने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया। और बाकी और भी इसमें ऑप्शंस हैं जो हम लोग आगे इसको भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे जब हम इन ब्लॉक अकाउंट्स को, इन स्टोरेज अकाउंट को, इन कंटेनर्स को जो है हम किसी थर्ड एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे, किसी अदर एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। वहाँ पर हमें इनको सिक्योरिटी और वो चीज़ें प्रोवाइड करना होगी, जिसके लिए हम यहाँ एक्सेस कंट्रोल में जाकर इस ब्लॉब स्टोरेज को एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे दोस्तों कि ये एक्सेस कंट्रोल जो है IAM, ठीक है, ये जो होता है बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है जो लगभग सभी क्लाउड प्रोवाइडर भी प्रोवाइड करते हैं। तो IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कहलाता है, इसको फुल फॉर्म जो होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो ये एक्सेस कंट्रोल में आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग तरह के एक्सेस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। व्यू एक्सेस टू दिस रिसोर्स, इस रिसोर्स का एक्सेस देखना है आपको, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये ओसोप कोडिंग जो है इसका ऑनर है, और सब्सक्रिप्शन जो है कौन सा इनहेरिटेड है, ये सब डिटेल आ गई। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ रोल असाइनमेंट करके आप देख रहे हैं, इसमें से हम यहाँ से कोई नया रोल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक असाइनमेंट कर सकते हैं रोल का।
तो जो इस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करने वाला रोल होगा, तो वो हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं जब उसकी नीड होगी, जब हम देखेंगे। इवेंट्स होते हैं दोस्तों, यहाँ से हम इवेंट क्रिएट कर सकते हैं जब भी इस स्टोरेज अकाउंट से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सपोज ब्लॉब, नया ब्लॉब इंसर्ट हो रहा है या नया ब्लॉब इसमें से डिलीट हो रहा है, तो वहाँ पे भी हम उस चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं इस इवेंट के थ्रू। तो इवेंट को हम यूज़ करेंगे, आगे एक्सेस कंट्रोल को हम यूज़ करेंगे। कोई कभी भी स्टोरेज अकाउंट में कोई इशू आएंगे तो वहाँ हम डायग्नोस करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को देखने जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम ट्रबल शूट करनी होगी वो भी हमें यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे। तो दोस्तों ये बेसिकली एक्टिविटी लॉग में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एक्टिविटी लॉग है जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टोरेज अकाउंट के लिए क्रिएट हो रहा है। तो आप देखेंगे ऑपरेशन क्या हुआ है, पुट ब्लॉब कंटेनर, ठीक है, एक नया ब्लॉब कंटेनर क्रिएट हुआ। तो ये उसने एक ऑप्शन बताया। दूसरा उसने बताया लिस्ट स्टोरेज अकाउंट की, ये हुआ। इसके बाद पुट फाइल सर्वर प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये फाइल सर्वर प्रॉपर्टीज़ जितने भी इवेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं वन बाय वन, तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से दिखेंगे। तो ये एक्टिविटी लॉग है जो इस स्टोरेज अकाउंट से रिलेटेड सभी तरह की एक्टिविटीज़ को क्या कर रही है, लॉग कर रही है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें हैं हमारे पास। जब आप और आगे जाएंगे तो यहाँ पर और भी आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। डेटा स्टोरेज जो है वो है ना, कंटेनर है, फाइल शेयर है, क्यू है, टेबल्स है, इनसे रिलेटेड आप यहाँ पे जो है आप कंटेनर्स पे जाएंगे तो आप देखिए डायरेक्टली जो है आपको ये क्या दिखा रहा है कि आपके पास कौन कौन से कंटेनर्स अवेलेबल है। तो यहाँ हम डायरेक्टली यहाँ स्टोरेज ब्राउज़र में नहीं जाके हम डायरेक्टली क्या देख सकते हैं, यहाँ पे बाहर से भी यहाँ से हम देख सकते हैं कंटेनर्स और अन्य चीज़ों को। सिक्योरिटी को आप देखना चाहते हैं, नेटवर्किंग, यहाँ से कुछ आप एक्सेस की देना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक नई एक्सेस की जो है इसके लिए क्रिएट होती है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक नई की बनी हुई है, की 1 और की 2। इन कीज़ को एक्सेस करके, इन कीज़ को यूज़ करके जो है इस स्टोरेज अकाउंट को जो है एक्सेस किया जा सकेगा। तो इसलिए ये कीज़ यहाँ पर दी हुई हैं, इन कीज़ को आप कॉपी कर सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन में। तो इस तरह से यहाँ पर डेटा मैनेजमेंट की कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। स्टोरेज टास्क है ना, डेटा प्रोटेक्शन है। तो ये जो भी आप कैपेबिलिटीज़ हैं वो ये बता रहा है कि आपके पास जो है डेटा मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। और कॉन्फ़िगरेशन है, सेटिंग से रिलेटेड, जनरेशन 2 अपग्रेड जो है, डेटा लेक पे अगर आप काम कर रहे होंगे तो उसके लिए सेटिंग है यहाँ पर। एंड पॉइंट्स है। तो ये दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एक एप्लीकेशन क्रिएट करते समय या स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करते समय उसे यूज़ करते समय आपको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे जब भी उसकी नीड लगेगी हम लोग वो भी देखेंगे। तो फ़िलहाल हमने ये देखा है कि कैसे हमको स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना और उसे कैसे यूज़ करना। तो दोस्तों यहाँ हम कितना भी जो है इसकी जो बेनिफिट्स है यूजिंग अज्योर स्टोरेज अकाउंट, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है स्केलेबिलिटी। हम कितना भी डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई भी जो है रिसोर्सेज को लेकर चिंता नहीं करनी है। जितना आपको डेटा स्टोर करना है उतना आप यहाँ पर डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फ़िलहाल के लिए इतना ही। आज इस वीडियो में हमने स्टोरेज सर्विस को बेसिकली टारगेट किया है। अच्छे से हमने कोशिश करी है प्रैक्टिकली उसको यूज़ करके देखने की, समझने की। अब आगे के वीडियोस में हम अदर सर्विसेज को देखेंगे। जब हम मल्टीपल कुछ सर्विसेज देख चुके होंगे तो फिर उस समय हम जो है उन सर्विसेज को आपस में कैसे इंटीग्रेट करना, उनको कैसे यूज़ करना कोलाबरेटिवली, फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। मेरे अपने मोटिवेशन के लिए मुझे आपके कमेंट्स चाहिए। थैंक यू।